नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने जीवन में अनुशासन की कमी महसूस करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचें, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रास्टिनेशन आपको रोकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन को बदल सकती है, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हा। यह किताब न केवल अनुशासन के सिद्धांत सिखाती है, बल्कि उन्हें जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीके भी बताती है। चैप्टर 1, अनुशासन क्या है? व्हाट इज डिसिप्लिन? इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 1. अनुशासन का सही अर्थ। अक्सर लोग अनुशासन को सजा या जबरदस्ती के रूप में समझते हैं, लेकिन यह वास्तव में आत्मनियंत्रण की क्षमता है। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करना ताकि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। 2. तत्काल सुख बनाम दीर्घकालिक सफलता। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि अनुशासन वही चीज है जो हमें तत्काल संतुष्टि, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मीठा खाना, छोड़कर दीर्घकालिक लाभ, जैसे सेहतमंद शरीर, गहरी पढ़ाई या वित्तीय स्वतंत्रता, को चुनने में सक्षम बनाती है। 3. अंतर्निहित प्रेरणा से अनुशासन बनता है। लेखक समझाते हैं कि जब हम किसी काम को अपने मूल्यों और व्यक्तिगत कारणों से जोड़ते हैं, तो उसे करने की प्रेरणा लंबे समय तक बनी रहती है। अनुशासन सिर्फ बाहरी नियमों से नहीं आता, वो अंदर से उपजता है। 4. अनुशासन एक अभ्यास है, जन्मजात गुण नहीं। लोग सोचते हैं कि कुछ लोग बस डिसिप्लिन्ड पैदा होते हैं, लेकिन सच यह है कि अनुशासन एक सीखने और लगातार अभ्यास करने की प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम अपने दिमाग और आदतों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। 5. अनुशासन की भूमिका हर क्षेत्र में। चाहे वह पढ़ाई हो, करियर, स्वास्थ्य या रिश्ते, अनुशासन हर पहलू में सफलता की नींव रखता है। यह एक ऐसा गुण है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन और नियंत्रण देता है। आइए अब जानते हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब के अध्याय 2, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग को विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और हाँ, कभी कभी हमारे वीडियो लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम हर एक बुक के ओरिजिनल कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और पूरी मेहनत के साथ वास्तविक कंटेंट आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। चलिए अब हम अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 1. साफ और स्पष्ट लक्ष्य की शक्ति। लेखक इस अध्याय में समझाते हैं कि यदि हमारे लक्ष्य धुंधले या अस्पष्ट हैं, तो हम रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को बहुत ही स्पष्ट और विशिष्ट स्पेसिफिक रूप में परिभाषित करें। उदाहरण, स्वस्थ बनना के बजाय 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना। 2. स्मार्ट लक्ष्य तकनीक। यह अध्याय बताता है कि प्रभावशाली लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। एस स्पेसिफिक विशिष्ट, एम मेजरेबल मापने योग्य, ए अचीवेबल प्राप्य, आर रेलेवेंट सार्थक, टी टाइम बाउंड समयबद्ध। यह फ्रेमवर्क लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उस तक पहुंचने की रणनीति बनाने में मदद करता है। 3. दीर्घकालिक बनाम लघुकालिक लक्ष्य। लिखा है कि लंबे समय के लक्ष्य, जैसे नौकरी में प्रमोशन, को छोटे चरणों में बांटना जरूरी है, जैसे नई स्किल सीखना, समय पर काम पूरा करना। इससे मोटिवेशन बना रहता है और प्रगति स्पष्ट दिखती है। 4. लक्ष्यों को लिखना और ट्रैक करना। लेखक जोर देते हैं कि अपने लक्ष्य को लिख कर रखना और नियमित रूप से ट्रैक करना उन्हें हासिल करने की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। एक जर्नल, ऐप या कैलेंडर की मदद से आप अपनी प्रगति देख सकते हैं।
5. लक्ष्य के पीछे का क्यों जानना। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लक्ष्य को सिर्फ क्या तक सीमित न रखें, बल्कि क्यों जानना भी उतना ही जरूरी है। जब आप जानते हैं कि यह लक्ष्य आपके लिए क्यों अहम है, तो आप बाधाओं में भी टिके रहते हैं। यह अध्याय प्रेरित करता है कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन्हें योजना और अनुशासन से हासिल करना जरूरी है। अब हम चलें अध्याय 3 आदतों की शक्ति, द पावर ऑफ हैबिट्स की ओर। यह अध्याय बताता है कि अनुशासन एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का आधार होती हैं हमारी रोज की आदतें। चैप्टर 3 आदतों की शक्ति। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 1. छोटी आदतें बड़ा असर। लेखक बताते हैं कि हमें अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए भारी कदम उठाने की जरूरत नहीं, बल्कि छोटी छोटी सकारात्मक आदतें ही समय के साथ चमत्कार कर सकती हैं। जैसे रोज 10 मिनट की पढ़ाई से ही ज्ञान धीरे धीरे गहराता है। आपका भविष्य आपकी आदतों से तय होता है, नॉट आपकी इच्छाओं से। 2. हैबिट लूप, आदतों की 3 कड़ी प्रक्रिया। यह अध्याय हैबिट लूप की अवधारणा समझाता है। क्यू संकेत, वह ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है, जैसे अलार्म बजना। रूटीन, दिनचर्या, वास्तविक आदत, जैसे उठते ही पानी पीना। रिवॉर्ड, इनाम, उस आदत के बाद मिलने वाला सुख या संतोष, जैसे ताजगी महसूस होना। इस चक्र को समझकर हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। 3. हैबिट स्टैकिंग, आदत जोड़ना। एक शानदार तकनीक है हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी मौजूदा आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। जैसे, जब मैं ब्रश कर लूंगा, उसके बाद 5 मिनट ध्यान करूंगा। इससे नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है, क्योंकि वह एक मौजूदा पैटर्न में फिट हो जाती है। 4. प्रगति पर ध्यान देना, परिपूर्णता नहीं। लेखक कहते हैं कि आदतें बनाते समय सततता, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है बनिस्बत एकदम परफेक्ट होने के। यदि किसी दिन चूक हो जाए, तो खुद को दोष देने के बजाय अगला दिन फिर से शुरू करने पर ध्यान दें। 5. पर्यावरण का प्रभाव। आपका वातावरण आपकी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो कमरे में एक किताब सामने रखिए। यदि सोशल मीडिया से दूरी चाहिए, तो ऐप्स छिपा दीजिए या नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। यह अध्याय बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण देता है, सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े आत्मानुशासन में तब्दील होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब के चौथे अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक है विलंब से कैसे बचें, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। यह अध्याय उन सभी लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो कहते हैं, मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन बाद में कर लूंगा। चैप्टर 4 विलंब से कैसे बचें, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। 1. विलंब क्यों करते हैं हम। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर काम को टालते हैं क्योंकि वह काम भारी लगता है, ओवरवेलमिंग। डर होता है कि हम फेल हो जाएंगे। तात्कालिक सुख जैसे मोबाइल, टीवी ज्यादा आकर्षक लगते हैं। अक्सर ये टालमटोल असुरक्षा या आत्मसंदेह से उपजती है, न कि आलस्य से। 2. 5 मिनट का नियम, द 5 मिनट रूल। यह एक बेहद प्रभावी तरीका है। किसी भी बड़े काम को करने से पहले खुद से कहो, बस 5 मिनट ही करूंगा। अधिकतर मामलों में शुरुआत करने के बाद मन लगने लगता है और आप उसे 5 मिनट से ज्यादा कर लेते हैं। 3. पोमोडोरो तकनीक, एक उत्पादकता तकनीक जो बताती है 25 मिनट तक केंद्रित काम करें, 1 पोमोडोरो। फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 पोमोडोरोस के बाद एक लंबा ब्रेक लें, 15-20 मिनट।
यह तरीका ध्यान केंद्रित करने और थकावट से बचने में मदद करता है। 4. काम को छोटे हिस्सों में बांटना। अगर कोई कार्य बड़ा और डरावना लग रहा है तो उसे मिनी टास्क्स में बांट दो। उदाहरण: रिपोर्ट बनानी है, विषय तय करना, रेफरेंस ढूंढना, पहला ड्राफ्ट लिखना। छोटे लक्ष्य स्पष्टता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाते हैं। 5. डेडलाइन और अकाउंटेबिलिटी। अपने लिए स्पष्ट डेडलाइन तय करें और किसी मित्र या परिवारजन को बताएं ताकि जिम्मेदारी महसूस हो। अगर संभव हो तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें जो आपको ट्रैक करे। 6. खुद को क्षमा करें और दोबारा शुरू करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप कल आलस कर बैठे तो खुद को कोसने के बजाय आज फिर से शुरू करें। आत्मानुशासन सजा नहीं, समझ और सहानुभूति से बनता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि काम को टालना कोई स्थायी लक्षण नहीं है, यह बदला जा सकता है अगर हम मानसिक अवरोधों को पहचानें और व्यावहारिक रणनीतियां अपनाएं। अब चलते हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के 5वें अध्याय की ओर, आत्मप्रेरणा बनाए रखना, स्टेइंग मोटिवेटेड। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत में तो हर कोई जोश में होता है, लेकिन असली अनुशासन तब दिखता है जब प्रेरणा कम हो जाती है। चैप्टर 5 आइए जानते हैं इस चैप्टर में कि आत्मप्रेरणा कैसे बनाए रखना, स्टेइंग मोटिवेटेड। 1. प्रेरणा स्थायी नहीं होती। लेखक बताते हैं कि प्रेरणा एक भावना है जो आती जाती रहती है। अगर हम सिर्फ उस पर निर्भर रहेंगे तो जब मन न हो काम छूट जाएगा। इसलिए जरूरत है सिस्टम और आदतों पर भरोसा करने की। अनुशासित व्यक्ति वो नहीं होता जो हमेशा प्रेरित रहता है, बल्कि वो होता है जो बिना प्रेरणा के भी चलता रहता है। 2. वाई वॉट यानी क्यों जानना जरूरी है। आप जो भी लक्ष्य तय करते हैं उसका क्यों आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण: मुझे फिट रहना है, आम बात। क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ लंबी उम्र तक सक्रिय रहना चाहता हूं, यह भावनात्मक कारण आपको टिकाए रखेगा। 3. प्रगति को ट्रैक करें। लेखक कहते हैं कि प्रोग्रेस मोटिवेशन। जब आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को ट्रैक करते हैं, जैसे दिनचर्या में टिके रहना, 5 दिन लगातार पढ़ाई, वजन में 1 किलो की कमी, तो यह छोटी जीत भी भीतर से एक बड़ी ऊर्जा देती है। 4. छोटे इनाम तय करें। मानव मन को इनाम पसंद है। किताब सलाह देती है कि आप लक्ष्य पूरे होने पर खुद को इनाम दें, जैसे लगातार 7 दिन काम करने पर एक कॉफी डेट, एक टास्क पूरा करने पर 15 मिनट की मनपसंद मूवी क्लिप। छोटे इनाम से बड़ा मनोबल बनता है। 5. दृश्य स्मरण, विजुअल रिमाइंडर्स। प्रेरणा को दृश्य रूप में अपने आसपास रखना बहुत काम करता है। आपका लक्ष्य दीवार पर लिखें, विजन बोर्ड बनाएं, फोन के वॉलपेपर में प्रेरक वाक्य लगाएं। यह सब आपके दिमाग को रोज दिशा देता है। 6. सकारात्मक संगति और प्रेरक वातावरण। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आपका वातावरण आपकी प्रेरणा को खा या बढ़ा सकता है। ऐसे दोस्तों, ग्रुप्स या सोशल मीडिया से जुड़े जहां लोग लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उनसे सीखें, शेयर करें, प्रोत्साहित हों। यह अध्याय हमें समझाता है कि प्रेरणा कोई जादू नहीं है, बल्कि एक रणनीति है जिसे हम अपने सोचने, करने और जीने के तरीकों में बसाकर बनाए रख सकते हैं। चलिए अब विस्तार से समझते हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब का अध्याय 6, ध्यान केंद्रित करने की कला, द आर्ट ऑफ फोकस। यह अध्याय हमें बताता है कि सिर्फ शुरू करना काफी नहीं होता, बल्कि काम के दौरान पूर्ण एकाग्रता बनाए रखना ही असली शक्ति है।
चैप्टर 6 आइए जानते हैं इस चैप्टर में ध्यान केंद्रित करने की कला को, द आर्ट ऑफ फोकस। एक, ध्यान भटकने का युग। लेखक शुरुआत में इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि हम आज जिस डिजिटल युग में हैं, वहां ध्यान केंद्रित रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग, ये सब गुप्त चोर हैं जो हमारी उत्पादकता चुरा लेते हैं। 2, डीप वर्क की अवधारणा। कॉल न्यूपोर्ट द्वारा लोकप्रिय की गई डीप वर्क की अवधारणा को यहां अपनाया गया है। यह उस स्थिति को कहते हैं जब आप बिना किसी रुकावट के पूरी मानसिक ऊर्जा लगाकर किसी कठिन कार्य में लगे रहते हैं। डीप वर्क गुणवत्ता समय। लेखक कहते हैं अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क करते हैं तो वह 8 घंटे की सामान्य व्यस्तता से ज्यादा प्रभावी होता है। 3, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक। यह तकनीक कहती है कि हर दिन के कामों के लिए निर्धारित समय स्लॉट तय करें, जैसे 9-10 बजे ईमेल, 10-12 बजे मुख्य कार्य, 3-4 बजे पढ़ना आदि। इससे दिमाग हर कार्य के लिए तैयार रहता है और इधर-उधर भटकता नहीं। 4, डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड रखें। सोशल मीडिया के लिए सीमित समय तय करें। फोकस ऐप्स जैसे फॉरेस्ट, फ्रीडम आदि मदद कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप वातावरण से ध्यान भटकाने वाले तत्व हटा देते हैं तो आपका मन खुद ब खुद गहराई में जाता है। 5, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। सांस पर ध्यान केंद्रित करना, 5 मिनट की मौन बैठकी या माइंडफुल वॉक जैसी साधनाएं ध्यान शक्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं। यह व्यायाम मनोवैज्ञानिक मांसपेशियां मजबूत करता है। 6, सिंगल टास्किंग का महत्व। लेखक बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, यह उत्पादकता नहीं बढ़ाता बल्कि दिमागी थकावट लाता है। इसका हल है एक बार में एक ही काम पूरे मन से। निष्कर्ष। यह अध्याय समझाता है कि अनुशासन सिर्फ समय प्रबंधन नहीं है बल्कि ध्यान प्रबंधन भी है। जब आप फोकस करना सीख जाते हैं तो कम समय में ज्यादा काम और उच्च गुणवत्ता हासिल होती है। अब हम चलते हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के 7वें अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक है असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। यह अध्याय बेहद गहराई से समझाता है कि अनुशासन केवल सफल लोगों की आदत नहीं है बल्कि असफलताओं से उबरने की ताकत भी देता है। चैप्टर 7 असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। आइए जानते हैं इस चैप्टर में कि 1, असफलता डर नहीं, शिक्षक है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि असफलता कोई विफलता नहीं बल्कि एक फीडबैक है। असफलता हमें बताती है कि क्या नहीं काम कर रहा ताकि हम बेहतर तरीका खोज सकें। इस सोच से आप हर हार में सीख ढूंढना शुरू कर देते हैं और आत्महत्या की बजाय आत्मनिरीक्षण शुरू करते हैं। 2, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। इस अध्याय में ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा को समझाया गया है, यानी यह मानना कि आपकी क्षमताएं प्रयास और सीखने से विकसित हो सकती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट, मैंने सीखा कि यह तरीका नहीं चला, अब नया तरीका आजमाऊंगा। अनुशासन तब और गहरा होता है जब आप नकारात्मक सोच की जगह सुधारवादी सोच अपनाते हैं। 3, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। असफलता के बाद अक्सर हम खुद से कठोर शब्द बोलते हैं। मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेखक कहते हैं कि स्वस्थ आत्मवार्ता यानी खुद से करुणा से बात करना जरूरी है, जैसे इस बार चूक हुई लेकिन अगली बार बेहतर करूंगा। मैं सीख रहा हूं और यही मेरी ताकत है। 4,
पोस्ट फेलियर रिफ्लेक्शन तकनीक। लेखक एक आसान प्रक्रिया बताते हैं जिससे आप हर असफलता के बाद खुद से 3 सवाल पूछें। 1. क्या ठीक किया मैंने? 2. क्या बेहतर किया जा सकता था? 3. अब मैं आगे क्या करूंगा? इससे आपकी सोच रक्षात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक बनती है। 5. असफलता को रुकावट नहीं, रिडायरेक्शन मानो। इस अध्याय का सबसे प्रभावशाली संदेश यही है। Sometimes failure is not the end of the road, it's a sign you need a better map. आपका रास्ता बदल सकता है, लेकिन आपकी यात्रा रुक नहीं जाती। यह अध्याय दिखाता है कि अनुशासन केवल लगातार मेहनत करने का नाम नहीं, बल्कि गिरने के बाद फिर उठने की कला भी है। यही अनुशासित व्यक्ति की असली पहचान होती है। जरूर। आइए अब इस किताब के अंतिम और बेहद जरूरी अध्याय को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 8, अनुशासन को जीवन शैली बनाना, मेकिंग डिसिप्लिन अ वे ऑफ लाइफ। यह अध्याय सिखाता है कि अनुशासन कोई एक बार का लक्ष्य नहीं बल्कि एक सतत अभ्यास है, जिसे धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बना लिया जाता है। अध्याय 8, अनुशासन को जीवन शैली बनाना। ये चैप्टर हमें बताता है कि 1. अनुशासन स्वतंत्रता। लेखक सबसे पहले यह मिथक तोड़ते हैं कि अनुशासन कठोर नियंत्रण या मजे की समाप्ति है। वे बताते हैं कि असली स्वतंत्रता वही होती है जब आप अपनी आदतों, समय और प्रतिक्रियाओं को स्वयं नियंत्रित कर सकें। When you control yourself, no one else needs to. 2. अनुशासन को दैनिक मूल्यों से जोड़ना। अगर अनुशासन आपके मूल्यों से जुड़ जाए तो वह स्वाभाविक हो जाता है। उदाहरण, अगर स्वास्थ्य आपका मूल्य है तो आप जंक फूड छोड़ना आत्मत्याग नहीं बल्कि सम्मान मानेंगे। अगर सीखना आपका मूल्य है तो पढ़ाई अनुशासन नहीं बल्कि आनंद लगेगा। इससे अनुशासन एक बोझ नहीं बल्कि पहचान बन जाता है। 3. सुरक्षित ढांचे बनाएं, बिल्ड सिस्टम्स, नॉट विल पावर। लेखक कहते हैं कि केवल इच्छा शक्ति के सहारे अनुशासन बनाए रखना मुश्किल होता है। इसकी जगह यदि आप एक स्थिर दिनचर्या, आदतों और वातावरण का निर्माण करते हैं तो अनुशासन सहज हो जाता है। उदाहरण, रोज एक ही समय पर उठना, वीकली टास्क शेड्यूल करना, ध्यान भटकाने वाले तत्वों को कम करना। 4. धैर्य और लचीलापन अपनाना। कभी कभी जिंदगी में परिस्थितियां बदलती हैं, बीमारियां, थकावट या व्यक्तिगत संघर्ष। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का मतलब कठोर बनना नहीं बल्कि प्रत्याशियों के साथ संतुलन बिठाना है। रिजिड सिस्टम्स ब्रेक, फ्लेक्सिबल सिस्टम्स बेंड एंड बाउंस बैक। इसलिए थोड़ा पीछे हटना भी अनुशासन का हिस्सा है, अगर वह आपको दोबारा वापस ला सके। 5. लगातार समीक्षा और सुधार। अनुशासित जीवन में आत्मसमीक्षा आवश्यक है। क्या मैं अपने लक्ष्य से जुड़े रह रहा हूं? क्या मेरी दिनचर्या अब भी मेरे मूल्यों का समर्थन कर रही है? क्या मुझे कुछ बदलना या सरल बनाना चाहिए? लेखक इसे डिसिप्लिन्ड एडैप्टेबिलिटी कहते हैं, यानी योजना में बदलाव लाना लेकिन दिशा न छोड़ना। निष्कर्ष, यह अध्याय प्रेरित करता है कि अनुशासन कोई डेली चेकलिस्ट नहीं, यह सोचने और जीने का तरीका है। जब अनुशासन आपके व्यक्तित्व में समा जाता है तब आप बाधाओं के बावजूद निरंतर बढ़ते रहते हैं। अनुशासन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। आज से ही एक छोटा कदम उठाएं, एक नई आदत शुरू करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर लम्हा खूबसूरत हो। शुक्रिया।